हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र अपना चल रहा है, जिसके 5 वीडियो अपन इससे पहले देख चुके हैं। पिछले 5 वीडियो के आधार पर आधारित जो सवाल हैं आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 आज अपन उनको सॉल्व करेंगे। ये जो तीनों उदाहरण हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन तीनों एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले आप कृपया हमारे पहले के 5 वीडियो देखिए और इस वीडियो को अंत तक देख करके आप इन तीनों सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पहला आपका सवाल है कि आपके पास 4 आवेश हैं और वो 4 आवेश हैं वो सारे के सारे हैं वो 2 माइक्रो कूलाम के हैं। 2 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं। इनको यदि मैं माइक्रो यहाँ से हटाना चाहूँ तो माइक्रो की जगह मैं 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकता हूँ। ऐसे 4 आवेश हैं और ये चारों जो आवेश हैं वो आपके एक एक्स एक्स की रेखा के ऊपर स्थित है। ये जो आपके पास एक्स एक्स की रेखा है, इस एक्स एक्स की रेखा के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ जिसे मैं O कह देता हूँ और इसके ऊपर 4 आवेश स्थित हैं। उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ दे रखी है? पहला आपको यहाँ पे दे रखा है 0 के ऊपर, जो कि आपका 2 माइक्रो कूलाम का है। इसके बाद में अगला सवाल कह रहा है कि 2 के ऊपर यानी 2 की जो स्थिति है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलाम है। उसके बाद में जो 4 सेंटीमीटर की स्थिति है वहां पर भी 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है और जो चौथा आवेश है वो 8 सेंटीमीटर की स्थिति पर है और यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इस तरीके से आपके ये 4 आवेश यहाँ पे रखे हुए हैं। सवाल, चलो अपन पहले इनको ABCD नाम दे देते हैं। A है, B है, C है और इसका नाम अपन ने D रख दिया। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो B के ऊपर स्थित आवेश है या फिर जिसकी स्थिति है वो 2 के ऊपर रखा हुआ है, इस आवेश के ऊपर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताएं कि इस आवेश के अलावा बाकी कितने आवेश हैं? तो A पे रखा हुआ है, C पे रखा हुआ है और D पे रखा हुआ है। ये तीनों आवेश हैं वो इस B वाले आवेश के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो पहले अपन इन तीनों की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल लें। इसके लिए अपन ने दूसरे वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम में तीसरा वीडियो अपना सदिश निरूपण का था, जो ये कहता है B के ऊपर लगने वाला फोर्स पहले किसकी वजह से? A की वजह से ले लेता हूं मैं। तो FBA वेक्टर फॉर्मूला कहता है K Q1 Q2 दोनों आवेश इक्वल हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट Q का स्क्वायर लिख देता हूँ बट्टा में यहाँ पे इनकी दूरी इन दोनों के बीच की 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 लग जाएगा और इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो ये वाला आवेश इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है? सारे के सारे एक जैसे ही एक ही प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपका एक्स एक्स दिशा में होगा। तो वेक्टर को प्रदर्शित करने वाला मैं यहाँ पे आई कैप लगा देता हूँ। इसी क्रम में अपन बाकी के और फोर्स लगा लेते हैं। तो BC की जो वैल्यू आएगी, K कांस्टेंट है, आवेश दोनों पे इक्वल हैं, इनका स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है B और C के बीच की दूरी, तो 2 सेंटीमीटर और इसकी पोजीशन 4 सेंटीमीटर है, तो 2 से लेके 4 तक चलने में मुझे 2 सेंटीमीटर की दूरी चलना पड़ेगा। तो 2 × 10⁻⁻2 ये R की वैल्यू होगी और इसका स्क्वायर लिख दिया। पर अब की बार ये जो आवेश है वो B वाले आवेश के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो -x की दिशा में लगेगा और -x की दिशा का जो वेक्टर है उसे अपन एकांक सदिश में -i कैप कह देते हैं। इसी प्रकार से अब तीसरे की बात और कर लेते हैं। तो F फोर्स ऑन B ड्यू टू D, तो ये वैल्यू आ जाएगी K Q² अपॉन डिस्टेंस। B वाले और D वाले के बीच की दूरी कितनी है? मूल बिंदु से चले आप 2 सेंटीमीटर, यहाँ B से चले यहाँ पे टोटल जो O से लेके टोटल दूरी 8 है, तो यहाँ की 2 है, तो इन B और D के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 6 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और ये वाला फोर्स ये 8 पे रखा हुआ आवेश D की पोजीशन वाला है, किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? वो भी आपके -x की दिशा में फोर्स लगाएगा और -x की दिशा का जो यूनिट वेक्टर है वो -i कैप लिख पाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने तीनों फोर्स लगा लिए। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत से। आप अध्यारोपण सिद्धांत से लिख सकते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा है। क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत? किसी एक आवेश पर लगने वाला टोटल बल है वो अन्य सभी आवेशों की वजह से लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। B के ऊपर A की वजह से, B के ऊपर C की वजह से और फोर्स B पर
डी की वजह से, इन तीनों का सदिश योग करेंगे। तो सदिश योग करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी चाहिए, मैं वैल्यू रखूंगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि सब में के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो पहले में आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, जब के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक चीज और भी कॉमन आ रही है, 2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, इंटू 2 10 की पावर -2 यानी -4 भी कॉमन आ रहा है। तो पहले में वैल्यू आपके पास 1 बचेगी। आई कैप को भी मैं पीछे की तरफ कॉमन ले लेता हूं। इसमें ये जो माइनस है आई कैप के साथ में, इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये -1 रखेगा, बाकी सारा कॉमन आ रहा है। के की स्क्वायर इसमें भी कॉमन आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 36 में 4 का भाग अगर जा रहा है तो उस तरीके से सॉल्व कर लें, तो 4 का भाग चला जाएगा इसमें 9 बार, तो इसको अपन लिख पाएंगे -1/9। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस -1 ने इस +1 को कैंसिल कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें और इन सब की वैल्यू रख लें। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? के की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 × 10 की पावर -6 स्क्वायर करना है, तो अगेन एक बार मुझे और लिखना पड़ेगा, बटा 4 × 10 की पावर -4 तो चल ही रहा है, और ये -1/9 आ जाएगा। तो माइनस को मैं यहाँ ले लेता हूँ और 9 को मैं नीचे लिख देता हूँ, और आगे यूनिट वेक्टर आई कैप चल रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4 होकर के 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो गया। तो आगे ऊपर और सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 की पावर -12 और ये 10 की पावर +9, तो 10 की पावर 9, तो ऊपर बच गया आपके पास 10 की पावर -3 और नीचे बच गया आपके पास 10 की पावर -4 आई कैप, माइनस इसके साथ चल रहा है। तो फाइनली जब आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे तो आपके पास जो एफ वेक्टर आएगा वो आपके पास आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 माइनस साथ में रहेगा आई कैप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज आप इन सवाल को दोबारा सॉल्व कीजिए और तैयार कीजिए। आगे एक सवाल और करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो सवाल कह रहा है कि आपके पास 4 आवेश हैं, समान परिमाण के हैं, तो इनको मैं कह देता हूं Q1। चारों आवेश समान परिमाण के हैं तो बराबर लिख लेते हैं अपन Q3 एंड Q4, और ये चारों किस वैल्यू के हैं? Q वैल्यू के हैं। इन चारों को रखा कहाँ गया है? इसके लिए आपको सवाल कह रहा है कि आपके पास एक कोई स्क्वायर है, एक कोई वर्ग है, और उस वर्ग की जो भुजा है वो आपको ए दे रखी है। तो इस ए भुजा के वर्ग के जो चारों शीर्ष हैं इनको अपन नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो इन चारों शीर्षों के ऊपर 4 आवेश यहाँ पे रखे हुए हैं। +Q है, ये +Q है, ये +Q है और ये भी +Q है। तो चारों को प्लस में लिखा गया, अपन प्लस साइन नहीं लगाते हैं। सवाल कह रहा है कि ये जो चारों आवेश रखे गए हैं इस वर्ग के पहले आप किसी एक आवेश के ऊपर बाकी आवेशों की वजह से लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 4 आवेश हैं और किसी एक आवेश पर, यानी मैं पहले ए वाले आवेश की चर्चा कर लेता हूँ, तो इस आवेश के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। ये बी वाला आवेश है, ये दोनों समान प्रकृति के हैं, तो बी वाला आवेश ए वाले आवेश को बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। तो इसके फोर्स का नाम लिख देता हूं मैं, फोर्स ए के ऊपर किसकी वजह से? बी की वजह से। इसी प्रकार से डी वाला आवेश है वो भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसके प्रतिकर्षण बल को नीचे की तरफ लिखेंगे तो फोर्स है वो ए के ऊपर किसकी वजह से? डी की वजह से लग रहा है। इसी प्रकार से ये जो सी वाला आवेश है वो भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि चारों आवेश समान प्रकृति के हैं। तो ये जो सी वाला आवेश है वो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ। तो इस फोर्स का नाम भी अपन दे देते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो ये 3 बल यहाँ पे लगेंगे। पहले अपन तीनों बलों की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में इनका सदिश संयोजन पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई उसकी भुजा का √2 गुना होता है। यानी भुजा ए है तो इस ए को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। ये छोटा सा फिनोमिना आपको याद रखना है। दूसरी बात, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो उसके केंद्र, उसके शीर्ष के ऊपर बनने वाले कोणों को 45 डिग्री के कोणों में तोड़ता है। तो इसी प्रकार से ये वाले जो एंगल होंगे वो भी आपके 45 डिग्री में टूटेंगे।
यहाँ पे मुझे पता है कि ये तीनों बल हैं वो ए पॉइंट पे लग रहे हैं, तो तीनों का सदिश योग जब मुझे निकालना पड़ेगा तो पहले अपन चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ए बी वेक्टर यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेक्टर लगाने के साथ में आपको आई जे के कैप के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। आगे अपन दिशा है वो शब्दों के रूप में लिख देंगे। तो फॉर्मूला कहता है के Q1 Q2, यहाँ पे सारे आवेश इक्वल ही हैं तो मैं यहाँ पे Q का स्क्वायर लगा देता हूँ, बटा A और B की बात करें तो इनके बीच की दूरी A है तो इसका अपन स्क्वायर लगा देते हैं। बात करें अपन इसके वेक्टर की, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे आप माइनस आई कैप ना लिखें, क्योंकि माइनस आई कैप लिखेंगे दैट टाइम आप इसकी दिशा जब लिखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस समय आप दिशा लिखें B से A की तरफ, तो यहाँ लिखें बी ए दिशा, वेक्टर लगा दिया तो दिशा लिखनी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से फोर्स ऑन ए किसकी वजह से, पहले डी की चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, डी से ए की तरफ, तो डी ए दिशा यानी नीचे की तरफ होगी। इसी प्रकार से पहले आप तीसरे वाले आवेश की वजह से लगने वाला फोर्स भी निकाल लें, एफ ए सी की वैल्यू निकाल लें। तो एफ ए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब आपको दूरी का थोड़ा सा ख्याल करना है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ अलग है, तो इसका जब आप वर्ग करोगे तो ये √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भुजा की जो बल की दिशा है वो सी ए दिशा में लिख दें। तो ये आपके पास तीनों फोर्स आ गए। अब वापस आपके पास वही फिनोमिना है, यदि बहुत सारे आवेशों की वजह से किसी एक आवेश के ऊपर लगने वाला बल चाहिए तो पहले सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लें और उसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दें। अध्यारोपण सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का जब आप सिद्धांत यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, फोर्स किस पे, ए पे लगा रहे हो आप, तो किसकी वजह से, एफ ए बी प्लस एफ ए डी एंड प्लस एफ ए सी। ठीक है, तो पहले तो आप इन तीनों की वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू रखने से यहाँ पे सवाल अपना इजी नहीं होगा, क्योंकि इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको दिशा की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप ये जो एफ ए बी वेक्टर है इसको ए सी वेक्टर की दिशा में ब्रेक कर लें, तोड़ लें। तो आप जानते हैं कि किसी भी सदिश राशि में जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है वो उसका कोस घटक होता है। तो ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो मैं ए बी को जब ए सी की दिशा में लेना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, जो आपका ए बी है इसको मैं लिखूंगा एफ ए बी कॉस 45 डिग्री प्लस AD है उसके साथ भी 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाला जो घटक है इसको भी आपके पास एक तो ये घटक हो जाएगा और एक इधर घटक हो जाएगा। दूसरे वाला घटक की अपने को आवश्यकता नहीं है, अपने को इसकी आवश्यकता है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा FAD cos 45 डिग्री और प्लस FAC को आप सेम रहने दें। तो अब आपके पास तीनों की क्या हो गई, एक ही दिशा हो गई। अब एक ही दिशा होगी तो तीनों को रिप्लेस कर दें, तीनों को आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक लाइन आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। सब में मेरे पास के क्यू स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, सब में बटा का ए स्क्वायर है वो भी कॉमन आ रहा है। तो पहले पोर्शन में मेरे पास यहाँ पे बच गया cos 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसमें भी cos 45 बाकी सेम कॉमन आ गया 1/√2, और ये वाला जो फंक्शन है इसमें सब कॉमन आ गया, केवल 1/2 यहाँ पे शेष रह गया, तो 1/2 इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये जो वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी 1 + 1 2/√2 यानी √2 + 1/2। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू का आंसर लिख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिशा भी लिखनी पड़ेगी, और परिणामी दिशा है वो FAC की दिशा में है जो कि C से A की दिशा में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CA दिशा। वेक्टर अगर आपने लगाया तो डेफिनेटली आपको कैसे भी करके उसकी दिशा है वो भी इंगित करनी होगी। तो ये इसका इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहाँ पे कई बार क्या करता है कि यहाँ पे वर्ग न लेकर के आयत ले लेता है, या फिर ये सारे के सारे आवेश हैं वो पॉजिटिव न लेकर के नेगेटिव ले लेता है, या सबका परिमाण अलग अलग कह देता है। तो फंडामेंटल बेसिकली यही रहना है, बाकी कैलकुलेशंस बदल सकती हैं। आगे एक क्वेश्चन और है उसको देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में सवाल अपने से कह रहा है कि आपके पास 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश हैं। कभी भी आपके पास ऐसे सवालों में डायग्राम आपको नहीं दिया हुआ जाएगा, केवल कहानी आपसे लिखी हुई रहेगी। तो इन सवालों का जो चित्र बनाना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया और सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आई थिंक आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश हैं और इन सारे आवेशों को जो एक्स एक्स की आपकी रेखा है उस एक्स एक्स की रेखा के ऊपर एक विशेष अरेंजमेंट के अनुसार रखा गया है। ये मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्स की रेखा है, तो यहाँ पर इन चारों सभी आवेशों को रखा गया है। किस प्रकार से रखा गया है कि यहाँ पे आपने मूल बिंदु लिया जिसे अपन O कह देते हैं, इसके ऊपर नहीं रखना है। बिल्कुल सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 मीटर की दूरी से शुरू करना है। ये जो 1 मीटर की दूरी है यहाँ पे 4 माइक्रोकूलाम है, फिर इसका जो जस्ट डबल यानी 2 मीटर की जो दूरी है वहां पर 4 माइक्रोकूलाम है। उसके बाद में 2 का दुगुना अगले ने स्पष्ट लिखा है कि 4 मीटर की दूरी पर है, इस पे 4 माइक्रोकूलाम है। फिर इसका दुगुना जस्ट 8 मीटर, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलाम है। इस प्रकार से ये अनंत आवेश रखे गए हैं। आगे भी बहुत सारे आवेश रखे गए हैं। सवाल कह रहा है कि ये जो O बिंदु है यहाँ पर आपने एक कोई दूसरा आवेश रखा है जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है। इस आवेश के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स निकालिए। तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स यदि आपको निकालना है तो सिंपल वही कहानी है। इन सभी आवेशों को अपन Q कह देंगे और इस आवेश को जो 1 कूलाम है इसको अपन Q0 कह देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ अलग है। सब आवेश एक ही प्रकृति के हैं तो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और सबका जो प्रतिकर्षण बल है वो आपका -x की दिशा में लगेगा। सब एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। अब अपन एक एक करके सारे बलों को लिखते हैं। तो अपन लिखते हैं FOA, यानी इन सबको अपन ABC के क्रम में आगे लिखा हुआ मान लेते हैं। FOA वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी K, इसको अपन कह देंगे Q0, पहले वाले को कह देंगे Q बटा में इसकी दूरी। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -i कैप। अब दूसरा ले लें FOB वेक्टर। तो FOB वेक्टर मतलब K Q0 रहना है ये, तो इसको अपन ने Q कहा है बटा में इन दोनों के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? मूल बिंदु वाले आवेश पे फोर्स निकालना है तो इससे दूरी निकालनी है। तो यहां से लेके यहाँ की दूरी तो 2 मीटर है, तो 2 का अपने को यहाँ पे होल स्क्वायर कर देना है। फोर्स की डायरेक्शन वही -i कैप में, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार से अपन FOC निकाल लें तो लिखते जाएं, K है, Q0 है, Q है, अपॉन 4 का स्क्वायर है और -i कैप है। एक और लिख लेते हैं अपन FOD, दिस इज इक्वल्स टू K Q0 Q अपॉन ये 8 मीटर है तो 8 का स्क्वायर -i कैप। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे फोर्स लगेंगे, लेकिन अपन ने केवल इतने ही लिखे हैं। अब अपन यहाँ पे लगने वाला परिणामी बल यदि अपने को निकालना है तो परिणामी बल निकालने के लिए वही अपना फंडामेंटल है। किसका सिद्धांत लगाएंगे अपन? अध्यारोपण सिद्धांत से। जैसा कि ये टॉपिक है वो इसी सिद्धांत के बाद में दिए गए हैं एग्जाम्पल, तो सारे अपने को यहीं से क्लियर करने हैं। इसीलिए अपने को इससे पहले के 5 वीडियो पर समझने बहुत जरूरी है। तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है FO वेक्टर दिस इज इक्वल टू FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस सो ऑन। अपन ज्यादा नहीं लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये सवाल पीछे वाले टॉपिक से डिफरेंट क्यों है इसकी बात अपने को आगे समझ में आएगी, क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल टर्म काम में आएगी। चलिए वैल्यूज रखते हैं, सबको मैं अलग अलग न रख करके कॉमन ले लेता हूँ। K भी कॉमन आ गया, Q0 कॉमन आ गया एंड Q भी कॉमन आ गया। तो फर्स्ट वाले में क्या बचा? 1, इसमें क्या रहा? 1/4 स्क्वायर करना है ना, इसमें 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आगे आपने डायरेक्शन में -i कैप को कॉमन ले रखा है तो ये -i कैप आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है
वो आपको अनंत तक सॉल्व करना है, और यही जो चीज सॉल्व करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए अपने पास गणित का एक सिद्धांत काम में आता है कि यह है जो श्रेणी सीरीज आपको दे रखी है वो गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 10th में एक पढ़ी थी, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। वहां पे आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 है, उसमें 2 जोड़ा 7 आया, फिर 2 जोड़ा 9 आया, फिर 11 आया, और ये सीरीज चलती जाती है। जब समान संख्या का अंतर होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो समांतर श्रेणी है, इसी प्रकार से यदि बाद वाली संख्या में पहले वाली संख्या का भाग लगाया जाए, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करके देख लें आप कहें तो इसके लिए अपन रफ का यूज करेंगे। 1/4 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। 1/16 को जब आप 1/4 से डिवाइड करोगे तब भी वही आंसर आएगा। यानी ये कैसी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। और इस गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है कि इसका पहला पद क्या है, इसको आप a से लिखेंगे, जो कि इस श्रेणी में 1 है। इसमें जो सार्वय अनुपात आया है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सार्वय अनुपात कहते हैं। आप लोगों ने समांतर श्रेणी में सार्वय अंतर लिखा होगा, जिसे आपने d से लिखा होगा। तो यहाँ पे सार्वय अनुपात को अपन r से लिखते हैं, जो कि कितना आया है यहाँ पे? 1/4 आया है। तो अब अपने को इसका योग करना है। इसका योग क्या आएगा? इसके योग का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a/1 - r। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पे रख लेनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, अपॉन 1 माइनस 1/4। ये हो जाएगा 1/4 - 1 3/4। दिस इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये योग अपन ऊपर रख देंगे। जैसे ही अपन ये योग ऊपर रखेंगे अपना सवाल क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी? f k की वैल्यू लिख दो 9 × 10⁻9। Q नॉट की वैल्यू लिख दो, 1 कूलाम है। इसके बाद में Q की वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम था, तो माइक्रो की -6 हो गया। बटा में कुछ है नहीं यहाँ पर आपके पास। ये जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन आपने अभी निकाला है, दैट इज इक्वल टू 4/3, और आगे एक यूनिट वेक्टर -i चल रहा है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3 को आप 9 से रिमूव कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 4 चौक 16, और 16 × 3 48 × 10 की पावर यहाँ पे आपके पास कितनी रह जाएगी? 3 माइनस i। फोर्स लिख रहे हैं, वेक्टर लिखना है, और ये मात्रक क्या आ जाएगा इसका? न्यूटन। तो इस प्रकार से वो जो मूल बिंदु पे रखा गया आवेश है उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो आपके पास इतनी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को अच्छे तरीके से समझें, इनको सॉल्व करें, बार बार प्रैक्टिस करें। चैप्टर के पीछे जो सवाल दे रखे हैं उनको भी सॉल्व करें। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट